अब हम बात करते हैं नौजवान सभा के बारे में। देखिए, नौजवान सभा जिसकी स्थापना 1926 में की गई थी, पंजाब में किया गया था, और भगत सिंह, छबील दास और यशपाल के द्वारा ये इसकी स्थापना हुई थी। देखिए, अगर इस स्थापना इसका जो उद्देश्य था, राजनीतिक उद्देश्य था, ये क्या था, तो संपूर्ण भारत के जितने भी मजदूर हैं, ठीक है ना, अब अगर हम संपूर्ण भारत की जहां तक बात करें तो स्वतंत्र राज्य जो मजदूर और किसानों का राज्य स्थापित हो, इसमें मजदूर और किसान ही सर्वश्रेष्ठ हो। दूसरा, संगठित भारत राष्ट्र बनाने के लिए युवकों के अंदर देशभक्ति की भावना को जागृत कराना और उन्हें उत्तेजित करना। तीसरा जो इसमें था कि ऐसी आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक आंदोलन के साथ एक सहानुभूति प्रकट करना जो सांप्रदायिकता से दूर हो रहकर देश के लिए काम करे। अर्थात इसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि संपूर्ण आजादी जो है, किसान और मजदूर, इसमें संपूर्ण आजादी में किसान भी और मजदूर भी आगे आए और उसमें सहायता प्रदान। ठीक है, इसके अलावा जितने भी मजदूर हैं, जिनकी बार बार देखिए मजदूर और किसानों की बात हो रही है, तो उनको संगठित करने का भी उद्देश्य इसका प्रमुख उद्देश्य था इस संस्थान। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये तो नौजवान सभा था। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, और हम बात करेंगे बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन, एक आधी घटना हुआ था, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़े। देखिए, बंगाल में अगर हम बात करें तो इस दौरान क्रांतिकारी आंदोलन जो है वो पहले जो मुख्य एक केंद्र बिंदु बन गया था बंगाल, अब थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो पुरानी संस्थाएं हैं उसी के बेस पर पुनः वहां पर उत्थान, बंगाल में भी क्रांतिकारी आंदोलन का उत्थान शुरू हो जाता है। उसमें सबसे पहला एक घटना आता है, इस वहां पर क्रांतिकारी जो आंदोलन हुआ था उसका एक घटना आता है, चटगांव आर्मरी रेड, बहुत फेमस घटना है, इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। देखिए, इसके जो ये हुआ था 18 अप्रैल 1930 को, और इसके जो लीडर थे सूर्य सेन, ये मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये जो सूर्य सेन थे, पहले ये गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था उसके सक्रिय सदस्य थे, सक्रिय रूप से भाग लिया था, सक्रिय मेंबर थे। बंगाल के जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर थी। लेकिन जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है, तब कुछ टाइम के लिए सूर्य सेन जो है बंगाल में राष्ट्रीय जो स्कूल है, राष्ट्रीय स्कूल, उसमें एक शिक्षक के तौर पर, बतौर शिक्षक के तौर पर काम करते हैं। ठीक है ना, बतौर शिक्षक के रूप में काम किया। उसी दौरान इनको मास्टर दा लोग कहने लगे थे, तभी से ये मास्टर दा के नाम से फेमस हो, क्योंकि स्कूल के टीचर तो मास्टर दा। ठीक है ना, धीरे धीरे बंगाल में ही ये एक नियमित संगठित सेना खुद का ये तैयार करने का प्रयास करते हैं, और इसी सिलसिले में उन्होंने IRA का गठन करते हैं, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है ना, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, IRA का गठन इनके द्वारा किया जाता है। और इसमें को जैसे ही IRA का इन्होंने स्थापित किया, उसके बाद इसने घोषणा किया कि जैसे चटगांव हो गया, मेमन सिंह हो गया, बारिशाल हो गया, जितने भी वहां के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के शस्त्रागार के ऊपर अटैक किया जाएगा, उस पर कब्जा कर लिया जाएगा, उसको लूट लिया जाएगा, ताकि जब अंग्रेजों के पास शस्त्र ही नहीं रहेगा तो लड़ेंगे कैसे, उन पर तो अधिकार हमारा हो जाएगा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ये शस्त्रागारों को ही टारगेट की। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो सूर्य सेन के कुछ साथी भी इसमें योगदान देते हैं, जैसे अंबिका चक्रवर्ती हो गए, लोकनाथ बाल हो गए, गणेश घोष हो गए।
ये लोग क्या किए कि जो स्थानीय कॉलेज हैं और स्कूल हैं, स्थानीय कॉलेज कह सकते हैं, उनके विद्यार्थियों से संपर्क स्थापित किए और उन्होंने प्रेरित किया इस तरह के आंदोलन को करने के लिए। अगर हम बात करें तो इसमें कुछ महिला भी थी, नवयुवतियां भी थी, जैसे कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाडेकर, आनंद गुप्त जैसे कुछ नवयुवतियां भी इसमें शामिल थी। इसमें इसके बाद हुआ क्या, ये लोग, इनकी जो टुकड़ी थी क्रांतिकारियों की, वो कहां कहां टारगेट अब बनाना शुरू किए। तो एक तो शस्त्रागार जो पहले ही बताया था आप लोगों को, इसके अलावा जो टेलीफोन एक्सचेंज है जिससे कहीं संबंध स्थापित कर न हो, इसलिए इन्होंने टेलीफोन एक्सचेंज पर भी धावा बोलने का प्लान बनाया। इसी सिलसिले में 65 लोगों का, 65 युवक और युवतियों का एक गुट, ठीक है ना, भारतीय सेना, ब्रिटिश भारतीय सेना के वर्दी पहन करके, ठीक है ना, 18 अप्रैल 1930 को चटगांव के आर्मरी जो था, जो वहां का शस्त्रागार था, उस पर अटैक करते हैं। इसी घटना को, जो ये 65 युवकों द्वारा जो अटैक किया गया था एक चटगांव में जो शस्त्रागार है, इसी घटना को चटगांव आर्मरी रेड के नाम से इतिहास में जाना जाता है। बात समझ में आया ना, चटगांव आर्मरी रेड, ठीक है। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो नए युवक युवतियां थे वहां जाकर पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं, उसको लूट लेते हैं। और वहां पर अगर हम बात करें तो इसका नेतृत्व खुद मास्टर दा कर रहे थे, यानी कि सूर्य सेन कर रहे थे। ये जो है सफेद टोपी, काला कोट और गांधी टोपी पहने हुए थे, ठीक है। वहां पर जाकर इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगाए जाने लगे थे, वंदे मातरम की जैसे नारे लगाए जाने लगे थे, और एक काम चलाऊ इन्होंने सरकार गठित कर दिया और सूर्य सेन को राष्ट्रपति बना दिया गया था। बाद में ये जो आर्मरी रेड है उसके मुकदमे के परिणाम स्वरूप अंडमान में बहुत सारे लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जैसे कुछ ऐसे भी लोग थे जो आत्महत्या भी कर ली, जैसे कि प्रीतिलता वाडेकर जो है वो पुलिस को पकड़ने से पहले ही अपने आप को ही उड़ा लेती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं, ठीक है। 16 फरवरी 1933 को 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, मास्टर दा को भी गिरफ्तार किया जाता है। इसी सिलसिले में उन पर मुकदमा चलाया जाता है। 12 जनवरी 1934 को 12 जनवरी 1934 को इनको फांसी पर लटका दिया जाता है। इस तरह से बंगाल में भी जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वहीं पर विराम मिल जाता है, क्योंकि उनके नेता को ही फांसी पर लटका दिया जाता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए, अब हम वामपंथियों के बारे में पढ़ेंगे। जो वामपंथी आंदोलन हुए थे भारत में, उन पर भी थोड़ा चर्चा करते हुए फिर दोबारा कांग्रेस पर आएंगे, है ना, दोबारा आजादी के बारे में पढ़ेंगे और क्या गतिविधियां हुई थी, ठीक है ना। जैसे साइमन कमीशन का भारत में आना, इस तरह की बहुत सारे जो गतिविधियां, उन सबके बारे में हम धीरे धीरे एक स्टेप वाइज पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें भी आ जाए, जो वामपंथी आंदोलन है उन पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे वामपंथी आंदोलन के बारे में ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ हिस्ट्री में, जो वामपंथी शब्द है ना, वाम, और इसका याद करिए, मैं कहीं जिक्र किया हूं, अगर आप लोग पढ़े हैं हमारे क्लास में, तो मैं बताया था आप लोगों को, जब पहली बार वाम और दक्षिण शब्दों का प्रयोग कहाँ किया गया था। देखिए, लोगों को फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ाया, बताया, तो पहली बार ये जो वाम और दक्षिण शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति में किया गया था। राज्य के विरोधियों को वामपंथी कहा गया, जो विरोधी थे, और जो समर्थक थे उन्हें दक्षिणपंथी कहा गया। बात समझ में आया? जो विरोधी थे उन्हें वामपंथी, और जो
समर्थक थे उन्हें दक्षिणपंथी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन देखिए ये जो वामपंथी और दक्षिणपंथी कह सकते हैं सरकार का सपोर्टर और विरोधी, है ना, ऐसा पहली बार नहीं था। भारत में अगर हम देखें तो प्राचीन काल में भी इस तरह की चीजें देखने की मिले, चोल काल में, ठीक है ना। जैसे चोल काल में 2 वर्ग था, ये भी मैं पढ़ाया हूँ। चोल काल में एक वेलंगे तथा दूसरा इडंगे होते थे, वेलंगे और इडंगे। वेलंगे वह होते थे जो सरकार के विरोधी होते थे, ठीक है। वेलंगे क्या होते थे, जो सरकार के विरोधी होते थे और हमेशा बाईं ओर बैठते थे, बाईं साइड। और इडंगे वो होते थे जो सरकार के सपोर्टर में होते थे, सपोर्ट करते थे उस सरकार के, जो हमेशा वो दाईं ओर बैठते थे। तो जो दाईं ओर बैठते थे वो सरकार के पक्ष में रहते थे, है ना। इस तरह से समझिएगा, ये पुरानी चीज। जहां तक आधुनिक वामपंथी आंदोलन की शुरुआत अगर करें, भारत की शुरुआत करें, तो भारत की जो शुरुआत है वो रूस से संबंधित स्थापित करता है। रूस से हुआ ये कि 1919 में, समझिए 1919 में महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में एक दल, जो भारतीय प्रतिनिधियों का एक दल है, जो जाकर के मॉस्को में लेनिन से, जो उस समय वामपंथियों का बड़ा बहुत बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हुए थे, लेनिन से ये मुलाकात करते हैं। और वहां पर लेनिन को ये एक किताब देते हैं, प्रेम धर्म किताब था, इन्होंने ही लिखा था, महेंद्र प्रताप ने ही लिखा था। वो किताब इनको देते हैं पढ़ने के लिए। तो लेनिन जो है वो पहले से ही ये किताब पढ़ चुके थे, ठीक है। वहां पर स्थिति ये आती है कि बहुत ही ज्यादा जो भारतीय युवा वर्ग है वो इनसे, लेनिन से प्रभावित होता है। कुछ युवा जो गए हुए थे या जो विदेश में रह रहे, इसका प्रभाव ये हुआ कि जो भारतीय जो वर्ग है, जो भारतीय युवा है, वो भी जो रूस के जो वामपंथी आंदोलन है उसके प्रति आकर्षित होना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि वहां कुछ सफलताएं इनसे मिला था, लिहाजा यहाँ के भी लोग वामपंथी आंदोलन के प्रति आकर्षित होने लगे थे। और इसका प्रमाण मिलता है एक जगह पर, जब एम एन राय के द्वारा, मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा, जो रूस में इसीलिए उद्देश्य से गए थे कि वो साम्यवादी गतिविधियों को समझ सके। वहां पर जाते हैं रूस में, और वहां पर साम्यवादी पार्टियों से संपर्क स्थापित करते हैं। और संपर्क स्थापित करने के बाद ये मॉस्को में ही जुलाई अगस्त में 1920 में एक इंटरनेशनल कम्युनिस्ट पार्टी का एक सम्मेलन होता है, उसमें भी ये शामिल होते हैं। और उसी से प्रेरित होकर 17 अक्टूबर 1920 को, ध्यान रखिएगा, 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ये स्थापना करते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? ताशकंद में, ठीक है। क्योंकि ये जो स्थापित की गई थी, इसको बाद में इंटरनेशनल कम्युनिस्ट से जोड़ दिया गया था। जो इंटरनेशनल कम्युनिस्ट संस्था थी, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के भी नाम से जाना जाता है इसे, तो उससे इसे जोड़ दिया गया, ठीक है। और अब हम थोड़ा भारत की तरफ आते हैं। देखिए, भारत में पहली बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की अगर हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश में कम्युनिस्ट के ग्रुप में के नेता जो थे, कम्युनिस्ट ग्रुप के नेता जो थे सत्यभक्त, उनके द्वारा कानपुर में 1 सितंबर 1924 को भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की जाती है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है। और स्वयं जो सत्यभक्त थे इस पार्टी के सचिव हुए,
ठीक है। अन्य सदस्य के तौर पर अगर देखा जाए इसमें, तो मौलाना हजरत मोहानी, बीएस जोशी, रामाशंकर अवस्थी, पंडित राम गोपाल जैसे बहुत सारे उस समय के प्रमुख लोग इसमें शामिल होते हैं। इनका खुद का एक व्यक्तिगत संविधान इन्होंने तैयार किया, इसमें व्यक्तिगत संविधान था, जिससे इसका नाम भारतीय कम्युनिस्ट, इसी संविधान में इनकी जो पार्टी स्टेब्लिश की गई थी उसका नाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं तो इसका जो उद्देश्य क्या था, इसके संविधान का जो उद्देश्य था, तो पहला उद्देश्य इसका था संपूर्ण स्वराज प्राप्त करना। संपूर्ण स्वराज प्राप्त करना। देखिए प्रारंभ में जितने भी यहाँ पर चाहे क्रांतिकारी आंदोलन हो, चाहे राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन हो, चाहे नरमपंथी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा जो आंदोलन चलाया जाए, सबका मात्र एक ही उद्देश्य था। वो उद्देश्य ये था कि पूर्ण स्वराज प्राप्त किया जाए। लगभग सबका यही उद्देश्य था, अंग्रेजों से ही लड़ना, सबका स्वतंत्रता हासिल करने का ही उद्देश्य था। और प्रारंभ में वामपंथियों का भी, कम्युनिस्ट पार्टी का भी यही उद्देश्य था। लेकिन बाद में चलकर हम देखेंगे कि वो रास्ता अपना इस तरह से भटक जाती है। तो पहला क्या उद्देश्य था? संपूर्ण स्वराज की प्राप्ति करना। दूसरा, एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहां उत्पादन और धन के विवरण का स्वामित्व सामूहिक हो। समझ में आया? जहां ऐसे समाज की स्थापना करना जहां उत्पादन और धन के वितरण का स्वामित्व सामूहिक हो। ठीक है। तो ये इसके उद्देश्य स्थापित कर दिए गए। इसके बाद इन्होंने एक चीज और डिसाइड किया कि भाई जो ये है, जो पार्टी बनाई गई है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये पूरी तरह से राष्ट्रवादी है। ठीक है। ये इंटरनेशनल जो है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो पार्टी है, उससे कोई इसका संबंध नहीं है। और इसीलिए इन्होंने इस पार्टी का नाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रखा था। इसीलिए इसका रखा कि ये दिखाए कि इसका इंटरनेशनल से कोई लेना देना नहीं है। और इसी सिलसिले में इन्होंने पहली बार एक भारतीय साम्यवादियों का एक कॉन्फ्रेंस बुलाया, पहली बार। ठीक है। यह कॉन्फ्रेंस सत्यवक्त ने ही बुलाई थी। यह जो कॉन्फ्रेंस चला था 25 से 27 दिसंबर तक चला था, कानपुर में ही हुआ था। इसमें इस सम्मेलन में जैसे बहुत सारे लोग, जैसे बंबई से एस.वी. घाटे, के.एन. नाम्बियार, लाहौर से शमसुद्दीन हसन, मद्रास से सिंगारवेलु चेट्टियार, कृष्णा स्वामी अयंगर, झांसी के अयोध्या प्रसाद, बीकानेर के जानकी प्रसाद, मुजफ्फर अहमद, ऐसे तमाम लोग यहाँ शामिल हुए थे। अच्छा, यहाँ एक समस्या ये उत्पन्न हुई, जो मुजफ्फर अहमद थे और एक और इसमें शामिल थे नलिनी गुप्त, ये दोनों लोग सत्यभक्त के विचारों का विरोध किया। ठीक है। इसका विरोध किया, सत्यभक्त के जो विचार थे उसका विरोध किया। ठीक है ना। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रवादी है, जो आप कह रहे हैं राष्ट्रवादी कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी आप मान रहे हैं, सारे लोग नहीं मान रहे। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल नियमों के अनुसार पार्टी का नाम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी होनी चाहिए। इंटरनेशनल नियमों के अनुसार क्या होना चाहिए? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है। सत्यभक्त जो हैं यहाँ अल्पमत में पड़ जाते हैं। उन्हीं के द्वारा स्थापित पार्टी में वो खुद अल्पमत में पड़ जाते हैं। जब वो अल्पमत में पड़ जाते हैं तो सम्मेलन से उठकर रोते हुए चले जाते हैं। और इनको इतना आघात हुआ, इतना दुख पहुंचा था इस घटना से, कि वो बाद में पार्टी तो छोड़ ही दिए, जितने भी राजनीतिक है, वो राजनीति से भी उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। कोई राजनीतिक पार्टी से बिल्कुल। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। देखिए क्या नाम है, सत्यभक्त को हटाने के बाद जो मीटिंग बुलाई गई थी, उसी में से एक सिंगारवेलु चेट्टियार
के द्वारा 27 दिसंबर 1925 को बंबई में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से एक फिर से पुनः कर सकते हो आप एक भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जाती है। और यह स्थापित किसके द्वारा किया गया था? तो जो विजयी तत्व थे, जो कानपुर में विजय हुए थे, जो कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था सत्य तो जो विजयी तत्व थे उनके द्वारा ये स्थापित किया गया था। इसी दिन एक केंद्रीय समिति का गठन भी कर दिया जाता है और इसका कार्यालय कानपुर के बदले में बंबई को बना दिया जाता है। इस पार्टी को, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से कोई वास्ता नहीं है, इस बात का भी इसमें बताया गया, लेकिन फिर भी जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल पार्टी है उसने इसे मान्यता दे दी थी। ठीक है। और कॉन्फ्रेंस में पार्टी का एक नया संविधान तैयार किया। जो पहले वाला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी था उसको बिल्कुल बदल दिया गया, मेंबर वही थे लेकिन उसी को बदल दिया गया। और ये उन लोगों के द्वारा स्थापित किया गया था जो पहले वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाया गया था, जिसमें जो जीते हुए थे, जो विजयी हुए थे, जिन्होंने क्या नाम है, सत्यभक्त को पराजित किया, उन लोगों के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है ना। तो उनके द्वारा एक उद्देश्य तैयार किया गया। उद्देश्य ये था कि भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कराना। ठीक है। दूसरा, भारत की शासन को, ब्रिटिश शासन को, भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर देना। तीसरा, भारत में सोवियत रूस जैसी सरकार की स्थापना करना। ठीक है। अब हम बात में करें तो भारत में जो साम्यवादी आंदोलन है उसके इतिहास को अगर हम बात करें तो 5 चरणों में बांट सकते हैं। समझ लो 5 चरण में कैसे? तो सबसे पहला चरण जो है इसका, हम देखते हैं कि इसको इस काल को हम क्या बोलते हैं? षड्यंत्रों का काल बोलते हैं। 3 षड्यंत्रों के मुकदमों का काल इसे माना जाता है। हुआ ये था, ध्यान रखिएगा, कि मास्को में पूरी तरह प्रशिक्षित प्राप्त करने के बाद साम्यवादियों का एक दल भारत आता है। उसी पर ये पेशावर षड्यंत्र केस होता है, जो पहला हम बात करते हैं, उसी से शुरुआत होती है। होता ये है कि भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी पहले मास्को से और फिर बर्लिन से एम.एन. राय और थर्ड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में धीरे धीरे ये काम करने लगी थी। वो खुद अपने बल पर काम नहीं कर रही थी, वो इंटरनेशनल सहयोग से काम करना शुरू कर दी। ठीक है। और यहीं से मास्को से 10 भारतीय जो कम्युनिस्ट का ट्रेनिंग लेकर के भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन को संगठित करने के लिए भारत में विभिन्न रास्ते के माध्यम से एंट्री करते हैं। अब सरकार को इनके बारे में पहले ही जानकारी प्राप्त हो जाता है अपने खुफिया तंत्र के द्वारा। सरकार इन्हें, भारतीय पुलिस जो थी, वहां के ब्रिटिश भारतीय पुलिस जो थी, वो इन्हें गिरफ्तार कर लेती है, उनको मुकदमा चलाने के लिए पेशावर लेकर आती है। और यही मुकदमा 1922-23 में मुकदमा चलता है। इसीलिए जो पेशावर में चलता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पेशावर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। हालांकि इन पर आरोप लगाया ये गया था कि ये लोग ब्रिटिश सम्राट की सत्ता को उखाड़ने का साजिश रच रहे हैं। ठीक है। तो इसको हाई कोर्ट के नामी बैरिस्टर अब्दुल कादिर जो थे, इसका जोरदार इन लोग जो ये लोग थे 10 लोग, ठीक है ना, उनका यही पैरवी किए थे। ठीक है ना। कौन? तो नामी गामी अब्दुल कादिर नाम था इनके वकील का, बहुत नामी गिरामी उस समय वकील थे। ठीक है। अच्छा, उनके जोरदार पैरवी के कारण इनको लंबी सजाएं नहीं हो पाई थी। ठीक है। किसी को 1 वर्ष, किसी को 2 वर्ष, इस तरह के इनके सजा दिया गया था। ठीक है ना। 18 मई 1923 को फैसला आया था। 18 मई 1923 को, ठीक है, फैसला आया था। जो पेशावर षड्यंत्र केस है उसका 18 मई 1923 को फैसला आया था। 18 मई 19, ठीक है। और इसमें
मामूली सजा हुआ था, किसी को 1 साल, किसी को 1.5 साल, इस तरह से वो बड़ी हो गए थे। इसके बाद हम बात करते हैं पेशावर षड्यंत्र केस। ठीक है, पेशावर षड्यंत्र केस। पेशावर षड्यंत्र केस के बारे में ध्यान रखिएगा, ये किस तरह से हावी हुआ, किस तरह से इसमें बनना आया। ठीक है, तो अच्छा पेशावर वाला तो हम पढ़ लिए हैं ना, सॉरी, कानपुर षड्यंत्र केस सब पढ़ेंगे। ठीक है, कानपुर षड्यंत्र केस में ध्यान रखिए कि कम्युनिस्ट की शक्ति का बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर, क्योंकि प्रारंभ में अब कम्युनिस्ट जो है भारत में अब धीरे धीरे अपनी शाखाएं बढ़ाना शुरू कर देती है। ठीक है, अब कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बना करके कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया जाता है। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार जो है 21 फरवरी 1924 को एमएन राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद अमृत डांगे, उस्मानी, गुलाम हुसैन, रामचरण वर्मा शर्मा, सिंगार बेलू चट्टियार एक मुकदमा दायर करती है। ठीक है ना, सरकार जो है वो आरोप लगाती है कि ये जो है सरकार उखाड़ फेंकने का एक षड्यंत्र रच रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए इसका मुकदमा चलाया जाता है। लेकिन मुकदमा जब चलता है तो सिर्फ 4 लोगों को अदालत में पेश किया जाता है, सिर्फ 4 लोगों को। एक नलिन गुप्त, दूसरा उस्मानी, डांगे और मुजफ्फर अहमद। इन 4 लोगों को ही बस अदालत में पेश किया जाता है, जिसे एमएन राय और शर्मा जो थे वो भारत में तो थे ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से वो किनारे हो जाते हैं। अलग हुसैन जो है वो सरकारी गवाह बन जाता है, इस तरह से वो बरी हो जाता है, क्योंकि सिंगार बेलू चट्टियार जो हैं वो बीमारी की वजह से अपने बच जाते हैं। इस तरह से जब मुकदमा चला तो कुल 4 ही लोगों पर फैसला आता है। 20 मई 1924 को फैसला सुनाया जाता है और इस फैसले में चारों अभियुक्तों को 4-4 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, कानपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। अगला हम पढ़ते हैं मेरठ षड्यंत्र केस। 20 मार्च 1929 को सरकार ने देश भर से 31 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया थे। सरकार के द्वारा कब, 20 मार्च 1929 को पूरे देश के 31 नामी जामी जो कम्युनिस्ट थे उनको गिरफ्तार किया जाता है और इन्हीं पर मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से केस चलाया जाता है। काफी फेमस एक केस हुआ। यह केस जो है 3.5 साल तक चला। कितना साल तक चला? 3.5 साल तक चला। और मुकदमे के दौरान ही जो ये कम्युनिस्ट थे उन्होंने घोषणा किया कि वे क्रांतिकारी हैं और ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए, समाप्त करने के लिए भारत में वो कटिबद्ध है। यहाँ का तो भी कटिबद्ध है, हम ब्रिटिश सरकार को यहाँ से मुखाड़ फेंकेंगे। इसीलिए इस पार्टी का सपोर्ट कांग्रेस भी करती है। ठीक है ना, इसका सपोर्ट किसके द्वारा किया जाता है? कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा इस मुकदमे के लिए केंद्रीय सुरक्षा समिति का गठन भी किया जाता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, इनका मुकदमा लड़ने के लिए कैलाश नाथ काठ जो उस समय के बड़े वकील थे, डॉक्टर एच अंसारी जैसे लोग इनके प्रतिवादी के रूप में अदालत में पेश होते। गांधी जी भी जाकर इनसे जेल में मिले थे और इनसे सहानुभूति प्रकट किए थे। ठीक है ना, इसी साम्यवादियों के नेताओं के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए सरकार के विरुद्ध में जो पब्लिक सेफ्टी बिल पेश किया गया था उसको विधानसभा में पारित नहीं होने दिया जाता है। ठीक है, बाद में अंग्रेजी सरकार ने 1934 में इन जो भारतीय साम्यवादी दल है उसको अवैध घोषित कर देती है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं मेरठ केस का परिणाम क्या निकल कर।
तो मेरठ केस का जो परिणाम निकल के आया वो 16 जनवरी 1933 को फैसला सुनाया जाता है, जिसमें 27 अभियुक्तों की कड़ी सजा मिलती है। मुजफ्फर अहमद को सबसे बड़ी कड़ी सजा दी गई, उन्हें आजीवन काला पानी की सजा दी जाती है, आजीवन काला पानी का, ठीक है ना। तो ये उसकी सबसे बड़ी सजा थी, मेरठ षड्यंत्र केस का सबसे बड़ी सजा यही थी, इससे छोटा ही सारे सजा थी। अब हम बात करते हैं दूसरा चरण, ठीक है ना। पहला चरण में हम ये सब पढ़ लिए, पहला चरण में 3 षड्यंत्रों का काल था। दूसरा चरण क्या है, राजनीतिक वन्य देश का काल इसे कहा जाता है, राजनीतिक वन्य देश का काल। ये राजनीतिक वन्य देश का काल क्यों कहते हैं वो समझिए। जो राजनीतिक वन्य देश का काल इसलिए कहा जाता है कि इस समय आते आते, क्योंकि इस दौर में गांधी जी का बहुत ही बोलबाला था, पता ही होगा, ठीक है ना। और ये देश जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में साम्यवादी आंदोलन को जो संगठित कर रहे थे, जो साम्यवादी संगठन के विचारधारा के लोग थे, उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि भाई ये जब तक गांधी है ये हमें आगे, ठीक है ना, और इनके द्वारा बहुत हानि उठानी पड़ रही है। लिहाजा 1988 के अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संगठन में इन्होंने कांग्रेस पर भी कुठार करना शुरू कर देते हैं, कांग्रेस का आलोचना करना शुरू कर देते हैं, और इसी लिहाज से उन्होंने गांधी जी तक को नहीं छोड़ा और गांधी जी को बुजुर्गा वर्ग का नेता तक घोषित कर दिया। अच्छा, इसका परिणाम ये निकला कि साम्यवादी राजनीति का जो महत्व था वो अब लोगों के नजर में घट गया, राजनीतिक महत्व कम हो। क्यों? क्योंकि जो आलोचना वाली जो इन्होंने नीति अपनाई उसका पब्लिक पर निगेटिव इफेक्ट है, और उन्हीं के लिए ये घातक सिद्ध हो जाता है। जी हाँ। अब हम बात करते हैं तीसरा चरण, साम्यवादी और साम्राज्यवाद विरोधी संयुक्त मोर्चा को योजना तैयार किया। देखिए 1935 में साम्यवादी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपनी नीति निर्देशन प्राप्त करके मार्च 1936 में, ठीक है ना, आरपी दत्त और बैन ब्रैडली ने अपना निबंध एक प्रकाशित कराया, और निबंध का नाम था भारत में साम्राज्यवाद विरोधी जनता का मोर्चा। इस तरह का एक निबंध ऐसे प्रकाशित किया गया, एक लेख प्रकाशित किया गया था, और उसमें उन्होंने साम्यवादियों को सुझाव दिया कि भाई देखो, अगर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, तो आप कांग्रेस से कंधा में कंधा, कांग्रेस के कंधे में कंधा मिलाकर चलो, तभी आपका कल्याण है, अदरवाइज आप जनता के भी में गिर जाएंगे, और आप जो उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं वो उद्देश्य भी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो कुछ हद तक कुछ नेता, जो साम्यवादी नेता, इस बात को स्वीकार करते हैं, और कुछ टाइम तक, ज्यादा टाइम वो भी नहीं टिक पाता है, कांग्रेस के साथ बढ़ने का प्रयास करते हैं इस दौर में, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक जो मोर्चा था वो ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया, और बाद में ये अपने आप इनका रास्ता अलग अलग हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथा चरण, द्वितीय विश्व युद्ध और साम्यवादियों की उल्टी छवि। यहां पर क्या था, जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो रूसी संकेत पर भारतीय साम्यवादी नेता सभी प्रकार के साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपनी एक संयुक्त मोर्चा का अनुसरण कर रहे थे। लेकिन जून 1941 में जब हिटलर के द्वारा रूस पर अटैक किया जाता है तो ये साम्यवादी जो है उल्टी छलांग लगा देते हैं। अब तक ये सपोर्ट रूस के हिसाब से कर रहे थे, अब ये किसके, जर्मनी के फेवर में हो गए, और ये लोग इस युद्ध को लोक युद्ध कहना शुरू कर देते हैं। भारत में क्या कहना शुरू कर देते हैं, ये लोक, ठीक है। और इस पर ये लोग कांग्रेस का भी आलोचना करना शुरू कर देते हैं, और कांग्रेस के द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन जो था उसका भी ये साम्यवादियों के द्वारा विरोध होना शुरू हो जाता है। अच्छा, साम्यवादियों के द्वारा अचानक नीति परिवर्तन से
लोग आलोचना करना शुरू कर देते हैं। और कहीं ना कहीं गया कि ये जो साम्यवादी दल जो हैं, जो विचारधारा जो है इनकी, जो ये संचालन करते हैं, अपनी राजनीति संचालन करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो अंतर्राष्ट्रीय सूत्रधार पर आधारित है। ये भारत से इसका कोई लेना देना नहीं। अगला चरण बहुत महत्वपूर्ण है, ये 5वां चरण का शर्त है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका शक्ति के हस्तांतरण के लिए बातचीत तथा साम्यवादियों की बहुराष्ट्रवादी नीति बहुत ही इंपॉर्टेंट